नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हरियाणा और डेली हलचल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फतेहाबाद से विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया सड़क हादसे में घायल। गांव माधो सिंगाना में एक शादी समारोह में शिरकत कर वापस लौट रहे थे विधायक। गांव अहमदपुर दारेवाला में 7 दिवसीय भागवत कथा का आज समापन। अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण के विवाह की सुनाई कथा। गांव गोदिका के सरकारी स्कूल में चोरी, इन्वर्टर व बैटरी ले उड़े चोर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का बयान, बजट में लोगों के हितों को ध्यान में रखे वित्त मंत्री। निरंतर हो रही पशुओं की मौत पर विभाग गंभीर, हिसार से स्पेशल टीम ने दौरा कर मृत पशुओं का किया पोस्टमार्टम। अब हलचल विस्तार से। फतेहाबाद से इनेलो विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया एक सड़क हादसे में घायल होने की सूचना मिली है। बताया जाता है कि बलवान सिंह दौलतपुरिया सिरसा के गांव माधो सिंगाना में एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद अपने गांव वापस दौलतपुरिया जो फतेहाबाद में है वहां लौट रहे थे, तो रास्ते में एक बाइक सवार को बचाने के लिए उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और इस हादसे में बलवान सिंह दौलतपुरिया सहित उनके 2 गनमैन भी घायल हो गए। किस तरह से हुआ ये हादसा, आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। फतेहाबाद के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। विधायक को मामूली चोट लगी, जबकि हादसे में उनका ड्राइवर, गनमैन व 2 साथी घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए सिरसा के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद विधायक को छुट्टी दे दी गई, जबकि बाकियों का इलाज जारी है। बताया गया कि फतेहाबाद से विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया सिरसा के गाँव माधो सिंगाना में एक विवाह समारोह में शिरकत करने आए थे। समारोह के बाद वह अपनी कार में सवार होकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में गांव सलारपुर के निकट उनकी गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। मोटरसाइकिल से टकराने के लिए गाड़ी सड़क किनारे लगे कीकर व सफेदे के पेड़ से जा टकराई और पलट गई। विधायक को गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर निकाले और उनके घायल ड्राइवर मनदीप, गनमैन विजय और उनके साथी गुलाब सुंडा तथा अन्य को बाहर निकाला गया। राहगीरों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए सिरसा के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहाँ विधायक दौलतपुरिया को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि उनके ड्राइवर, गनमैन व साथियों को अस्पताल में दाखिल किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया और उपचाराधीन लोगों के बयान दर्ज किए। उसके बयान लूंगा, उसके बाद में ही क्लियर हो पाएगी। विधायक जी माधो सिंगाना गांव से आ रहे थे, बलवान सिंह दौलतपुरिया, और रास्ते में कोई मोटरसाइकिल वाला उनकी साइड से आ रहा था, तो वो मोटरसाइकिल के अचानक बचाने से या कैसे भी, ये तो बयान लेने के बाद में ही उचित होगा। जैसी कार्रवाई होगी बयान के ऊपर करी जाएगी। गाड़ी है वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है गाड़ी, यानी कि उसको बचाने के चक्कर में सफेदे से मैं मौका देख के आया हूँ अभी, तो सफेदे से टकराई है और फिर सफेदे से टकराने से उसके वो जो गुब्बारे वगैरह होते हैं वो निकल गए, जिससे इनके बचाव हो गया। ये जी आज माधो सिंगाना में शादी थी कोई, उस शादी को अटेंड करने के बाद में मैं और विधायक जी के गनमैन और जो ड्राइवर थे गाड़ी में आ रहे थे, तो अब वापस आ रहे थे। रास्ते में सलारपुर के पास जो सड़क थी उसके पास एक मोटरसाइकिल वाला था, वो रॉन्ग साइड पे आ रहा था। उसको बचाने के लिए जैसे ही ड्राइवर ने कट मारा तो जो गाड़ी थी वो सीधी उसमें कीकर में लगी और कीकर के बाद सफेदे में, और उसके बाद वापस डाइवर्ट होके जब वो आई तो उसके बाद फिर हम जो है उसको शीशे वगैरह तोड़ के निकले। इसके बाद में थोड़ा बचाव हो गया। ये मैं साथ में विधायक जी के ड्राइवर मनदीप, गनमैन विजय कुमार और 1-2 दूसरा लड़का था, उन 4 आदमियों को चोट लगी है।
गांव अहमदपुर दारेवाला में पिछले एक सप्ताह से चल रही 7 दिवसीय कथा का आज समापन हो गया है। इस समापन के दौरान आज भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनाई गई और इस दौरान इस कथा में गौ रक्षा सेवा समिति दल के अध्यक्ष ने शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उन्होंने बताया कि गौ इस तरह के जो अभियान है, जिस तरह से भागवत कथा का आयोजन दारेवाला में किया गया है, ऐसे आयोजन करने से लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति पैदा होती है। क्या रहा आज के इस दिन, अंतिम दिन किस तरह का रुझान रहा, आइए आपको ले चलते हैं सीधा गांव दारेवाला। गांव अहमदपुर दारेवाला में पिछले 7 दिनों से चल रही मध्य भागवत कथा का आज समापन हो गया। कथा के समापन पर भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनाई गई। कथा में बताया गया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने राधा के संग बचपन बिताया था और बाद में फिर किस प्रकार से उनकी शादी रुक्मिणी से होती है। कथा के समापन पर पहुंचे गौ रक्षा सेवा समिति सिरसा के अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह के आयोजन करने से लोगों में धर्म की रक्षा करना व गौ रक्षा के प्रति भावना पैदा होती है। गौ सेवा करने के लिए लोग गौशाला में आते हैं। इसी प्रकार की कथा के आयोजन से गांव में भाईचारे का माहौल भी बनता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि लगातार हो रही भागवत कथा से गाँव की गौशाला की हालात भी काफ़ी सुधार आया है।
एक सेकंड, मैं हनुमान गुदारा गांव केरवाला से। सबसे पहले तो मैं के हरियाणा का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे गांव की समस्या को हल करते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि इसमें भगवत की बहुत प्रेरणा है। जहां भी प्रभु का जहां नाम होता है, जहां प्रभु की चर्चाएं होती है, पिछले दिनों शिव मंदिर रामगढ़ के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी ढंग से ये अपना कर्तव्य निभाया और आगे इसी तरह रहे। साथ साथ संस्कृति कार्यक्रम, खेलों के कार्यक्रम बहुत बढ़िया ढंग से दिखा रहे हैं। मैं एक बार पुण्य के हरियाणा चैनल को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सर, आज आप इस भागवत कथा में आए हैं, आपको कथा के आयोजकों ने जो इनविटेशन भेजा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस कथा के आयोजन के पीछे? क्या मंशा होनी चाहिए और क्या लोगों को इस कथा से ग्रहण करना चाहिए? सही मायने में ये इन्होंने कथा करा के बड़ा अच्छा किया है। क्या होता है, कुछ लोग गांव के लोग जुड़े नहीं होते गौशाला से, और आज जैसे कथा हो रही है तो सभी गांव की स्त्रियां इस कथा के माध्यम से जुड़ जाएंगी और जो कमी बेसी यहाँ नजर आएगी गांव वाले सब मिलके पूरा करेंगे उसे। क्योंकि ये गौशाला कुछ मुझे पिछड़ी हुई गौशाला लगी। मैं करीब अपने हरियाणा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में करीब 90 गौशालाएं हैं, मैं सभी में जाता हूँ। मैं गोरक्षा सेवा समिति सिरसा से प्रधान हूँ और मैं अपनी स्वेच्छा से, मर्जी से ही हमेशा जाता रहता हूँ। तो मैंने देखा ये गौशाला बहुत पिछड़ी हुई थी। यहाँ के जो प्रधान सेक्रेटरी या जो भी लोग थे, कुछ मायूस एक माता जी ये गौशाला चला रही हैं, तो वो ये कहते थे भी हमें सहयोग कम मिलता है गांव वालों का। तो मैंने उन्हें ये राय दी थी भी आप एक कथा कराओ। कथा के माध्यम से परमात्मा के एक जरिया होता है, परमात्मा सभी को प्रेरणा देता है कि धीरे धीरे इस गौशाला से गांव वाले जुड़े और गांव वालों की तरक्की भी इसी माध्यम से होने वाली है कि वो इस गौशाला का अगर ध्यान रखेंगे तो परमात्मा उनका ज्यादा से ज्यादा उनको फल प्राप्ति मिलेगी। भाई किसान तो एक बीज ही बीजता है, बाकी तो परमात्मा ही देता है। एक दाने के 100 दाने तो वही बनाता है, तो अगर वो चाहे तो एक दाने के 200 दाना भी दे सकता है और वो तभी संभव है जब इस गौशाला का तरक्की होगी। मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने यही राय दी थी कि सारे गांव वालों की तरक्की भी हो जाएगी और गौशाला भी आपकी संभल जाएगी यदि आप एक कथा करा लोगे। तो उसी को उद्देश्य को लेके कि भी गौओं का कुछ भला हो जाए, ये सारा कार्य किया गया है। मानते हैं कि पिछले काफी समय से ये गौशाला के अंदर कथा होती जा रही है और इससे दिन प्रतिदिन सुधार देखने को मिले, आप मानते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो खुद पहले जब आया था और आज देख रहा हूँ इनके स्टोर में एक डब्बा नहीं था। मतलब 11 बोरी खल की भी मैंने सिरसा से भिजवाई थी, बोला जी गौएं भूखी खड़ी हैं। और आज मैं देख रहा हूँ उसके फीड के मेरे ख्याल गिने नहीं जाते, इतने डब्बे पड़े हैं, इतनी बोरियां पड़ी हैं। तो ये लोगों का कुछ काम बढ़ा है, कुछ हमने प्रेरणा दी है, कुछ गांव के माध्यम के लोगों ने संभाला है। भाई हमारी गौशाला है, हमारा गांव है, तो सभी ने मिलजुल के करना ही है काम। आपको क्या लगता है कि कथा के माध्यम से लोगों को क्या ग्रहण करना चाहिए? इस कथा के माध्यम से लोगों को यह ग्रहण करना चाहिए कि सबसे बड़ा पुण्य अगर कोई आज कलयुग में है तो गौओं की सेवा करने मात्र से सारा कुछ मिल जाने वाला है। भगवान यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख लेगा और हमारे जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 33 करोड़ देवी देवता इन गौओं में वास करते हैं। एक गौ में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और उसका मेन कारण यही है कि जो पंचगव्य है, गौओं का जो पंचगव्य है वो आज हमारे पास है, जिसके हम धनी है, मालिक है, और उस पंचगव्य से सबका उद्धार हो सकता है। आज मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। पंचगव्य से बनी हुई दवा कैंसर तक को ठीक कर सकती है। और आपको एक और बात बताता हूँ। रेडियो धर्मिता को अगर आपने रोकना है तो गौ के गोबर से रोकी जा सकती है और कोई धातु या कोई वस्तु रोक नहीं सकती उसको।
जहाँ गऊ का लेप हो जाएगा, गोबर का, रेडियो धर्मिता उसको क्रॉस नहीं कर सकती। ये मैं नहीं, हमने गोबर यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। नमस्कार जी, क्या हाल है? हमने गोबर यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। क्यों? कि रेडियो धर्मिता रोकने के लिए खाली गाय का गोबर ही काम आता है, भैंस का गोबर नहीं रोक सकता। थैंक यू। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमारे को यहाँ पे आते हुए 7 दिन हो गए। हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, हम उसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है हमें, और कथा का आनंद बहुत अच्छा है। ये शास्त्री बहुत अच्छी कथा करते हैं और हम इस कथा से बहुत कुछ सीखते हैं और हमें सीखने के लिए मिलता है और अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। और आज की कथा में किस तरह की कथा सुनाई गई है? आज की कथा में श्री राधा रुक्मिणी और श्री भगवान कृष्ण के विवाह हुआ है, रुक्मिणी मंगल विवाह हुआ है और इस विवाह में बहुत आनंद हुआ है और सभी लोग यहाँ पे आए हैं और इनका सभी मान सम्मान किया है। मेरा नाम भावना है, मैं यहाँ हरियाणा के गौशाला से बोल रही हूँ। हमें गौओं की सेवा करनी चाहिए, हमारा जीवन गौओं की सेवा में अर्पण कर देना चाहिए और गौशाला में हमें रोजाना आना चाहिए। किस तरह का आयोजन यहाँ पे करवाया गया है और क्या आपको शिक्षा मिलती है? सबसे पहले तो हमारे गांव में हर साल कथा का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास गांव से बहुत ज़्यादा भक्त आते हैं और कथा में आकर के वो अच्छे अच्छे विचार सुनते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वो जितने भी आसपास गांव है या जितने भी पड़ोस में गौशाला है, सभी में प्रोग्राम होना चाहिए जिससे भक्ति भावना बढ़े और सभी में भाईचारे की भावना हो। और हमारे गाँव में जो गौशाला है, इसमें गौ युवा सेवा समिति है, जिसमें 21 लड़के हैं और वो सभी सुबह शाम आते हैं और गौओं की सेवा करते हैं। श्री लाल गोपाल जो गौशाला है कई सालों से काम कर रही है और यहाँ गौओं की बहुत ही सुरक्षा और इनकी हिफाजत की जाती है। बहुत पैसा इकट्ठा करके और इनकी हिफाजत के लिए लोग तत्पर रहते हैं, बहुत सेवा करते हैं यहाँ के। और जो अपनी कथा का है, कथा जो है गांव के सब प्राणियों के लिए अच्छा विचार प्रवचन अच्छे मिलते हैं, अच्छा सुधार होता है, घर में भाईचारा बढ़ता है और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलती है, संस्कार अच्छे मिलते हैं। ठीक है जी। इस कथा से इस पे शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान का नाम लेकर गौओं की सेवा करनी चाहिए और जितना उनके पास पावर है उतना उनको धन जो है गौओं के लिए देना चाहिए। मेरा नाम अमित कुमार है, अहमदपुर दारेवाला का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में ये भगवत गीता का जो कथा चल रही है, इससे हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों में भक्ति भावना का विकास हो, गौओं के बारे में लोगों को जागरूकता हो और सेवा करें वो यहाँ पर आकर। मेरा नाम अनुबाला है, मैं अहमदपुर दारेवाला गांव से बोल रही हूँ। मैं आपको गौशाला के बारे में बताना चाहती हूँ। गौशाला में तब कथा होती है तब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आनी चाहिए। हमें बहुत आनंद आया और झांकियाँ और बहुत आनंद आया इस कथा में कृष्ण जी का विवाह और थैंक यू। हमें गौशाला में आकर बहुत खुशी होती है क्योंकि हम गौओं का हमें आशीर्वाद मिलता है और वहाँ से हमें हर इंसान को बताना चाहिए कि हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि वहीं दान पुण्य करो पशुओं को और वहाँ हर सफाइयाँ करो, जाकर जो अच्छी अच्छी बातें देख के आओगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी आपको। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम स्मेस्ता है और मैं हरियाणा के गौशाला से बोल रही हूँ और मैं आपको आज ये समाचार देना चाहती हूँ कि हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए और हर रोज उनको दान करके उन्हें चारा डालना चाहिए। धन्यवाद। सिरसा के गांव में लगातार हो रही चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर सरकारी स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों को ही अपना निशाना बना रहे हैं। कुछ दिनों पहले जहां गांव रिसालिया खेड़ा, गांव रामगढ़, गांव सादेवाला सहित अनेकों गांव में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, तो वहीं कल रात चोरों ने गांव गोदिका में सरकारी स्कूल को अपना निशाना बनाया।
इस चोरी के दौरान चोरों ने पहले गेट जो एजुसेट के गेट पे लगे ताले को आरी की सहायता से काटा और उसके बाद उसके अंदर रखे इन्वर्टर व बैटरी को लेकर फरार हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव पंचायत गोदिका व स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाकर अपनी जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरी चोरी की रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं। इलाके में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं। बिना किसी डर के बदमाश शरेआम सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना निशाना बना रहे हैं। गांव सादेवाला, रामगढ़, रिसालिया खेड़ा, बिजवाली सहित अनेक गाँव से सरकारी स्कूलों से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया तो कल गाँव रात गोदिका के सरकारी स्कूल पर चोरों ने अपने हाथ साफ कर दिया। गोदिका के सरकारी स्कूल में भी उसी तरह से चोरी की गई जिस तरह से गांव रामगढ़ में चोरी के दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया था। गोदिका गांव के सरकारी स्कूल से चोरों ने एजुसेट रूम का ताला लगाने वाले कुंडे को आरी की सहायता से काटा और उसके बाद कमरे में रखे एजुसेट के बैटरी व इन्वर्टर को उठाकर फरार हो गई। हालांकि गोदिका स्कूल में रखवाली करने के लिए चौकीदार भी रखा हुआ है, लेकिन कल रात चौकीदार बीमारी की वजह से अपनी ड्यूटी पर नहीं आ सका, जिससे चोरों ने आसानी से वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं इस विषय में गांव के सरपंच धर्मपाल मुंदलिया का कहना है कि इन चोरियों के पीछे एक गिरोह का हाथ होने की आशंका है, लेकिन आज नहीं तो कल कभी न कभी तो इन चोरों को पकड़ना ही होगा। कल रात को प्रशासन ने भी राउंड लगाए हैं। कल साहब आए थे, रात को 2-3 बार गाड़ी भी गाँव में आई है और चोरियों की वारदात अंजाम दे रहे हैं। शायद आज कालौना में भी चोरी हुई है रात को, तो इस बारे में प्रशासन अलर्ट हो, मोबाइल लोकेशन देखे स्कूलों में जाके, तो हो सकता है गिरोह काम पकड़ सकते हैं। सर, आप अपने गांव को सुरक्षित करने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से किस तरह के कदम उठाने हैं? जब भी ऐसी वारदात होते हैं तो गाँव में पहरे की व्यवस्था करवाते हैं। आने वाले टाइम में जो मेन चौराहे वहाँ पे CCTV कैमरे लगाने की भी सोच रहे हैं। ये सब व्यवस्था पंचायत तरफ से करवाने की विचार कर रहे हैं। तो सर, इस मामले में चोरी के मामले में 10 स्कूलों में चोरी हुई थी, इस मामले में कोई FIR वगैरह दर्ज करवाई गई? हाँ जी, स्कूल की तरफ से प्रभु सर हेड टीचर हैं जो प्राइमरी के, उनकी तरफ से FIR हुई है। वो प्रशासन उस टाइम हुई थी, सुबह वो आगे थे, देखे चले गए हैं, राउंड लगा गए हैं, फोटो वगैरह भी ले ली है और कार्रवाई चल रही है जो प्रशासन की तरफ से। ये बताइए कि आपके स्कूल में एजुसेट रूम में चोरी हुई है, क्या क्या सामान चोर लेके गए और किस तरीके से चोरी की घटना पर ध्यान दिया? सर, जब शुक्रवार को गए थे हम तो सारा कुछ यहाँ दुरुस्त था और शनिवार की शाम को ये वारदात हुई है। उससे पहले जैसे कि हमने सुना था कि पड़ोसी गांव बिजवाली में और रिसालिया खेड़ा में भी चोरियां हो चुकी थी, तो हम पहले से मुस्तैद थे। हमने एजुसेट को पूरी तरह से सुरक्षित कर रखा था। यहाँ के आप देख सकते हैं बढ़िया कंपनी के लॉक्स हमने अभी पिछले 5-7 दिनों में चेंज करके लगाए थे और एजुसेट का जो चौकीदार है उसको विशेष यहाँ बेड बना के दिया था और यहीं सोता था वो। फिर भी यह शनिवार की शाम को पता नहीं यहाँ था नहीं या क्या कारण हुआ, रात को ताले नहीं तो टूटे, उनसे कुंटे तोड़ करके और चोरी हुई है। और हमें रविवार को सुबह ये खबर मिली है चौकीदार के द्वारा ही भी हमारे एजुसेट रूम में चोरी हो चुकी है। तो इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है स्कूल प्रशासन की ओर से? मामले का सबसे पहले हमारे SD महोदय ने ग्राम की पंचायत और SMC कमेटी को सूचित किया है। उसके बाद तुरंत पुलिस को बुला करके और FIR दर्ज करवा दी है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि हम तुरंत कार्रवाई करते हुए जो भी हमारे से होगा हम करेंगे और जल्द से जल्द इसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी ले लिए गए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बजट पेश करने जा रहे हैं। इस विषय को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार से बजट में कोई खास उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को प्रदेश की जनता की उम्मीदों को पूरा जरूर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने हमला बोला कि भाजपा सरकार लोगों को राहत देने की बजाय कष्ट देने वाली सरकार है। पार्टी में असंतुष्ट नेताओं को लेकर अशोक तंवर ने कहा कि ऐसे असंतुष्टों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि कल 7 मार्च को कांग्रेस हरियाणा विधानसभा का घेराव करेगी। तमाम जन विरोधी मुद्दों को लेकर यह घेराव किया जाएगा। घेराव में शामिल न होने वाले कांग्रेस नेताओं के व्यक्तिगत नुकसान होने की बात भी उन्होंने कही। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि भाजपा सरकार से उनके विधायक भी नाखुश है।
ग्वाल पहाड़ी जैसे घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार पर्दा डालने का काम कर रही है। खिलाड़ियों की सरकार उपेक्षा कर रही है। उन्होंने SYL खुदाई कार्यक्रम को भी इनेलो का महाड्रामा बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा और अकाली दल का गठबंधन रहा है और इनेलो से अकाली दल के दिल मिले जुले हैं। ऐसे में खुदाई का कार्यक्रम ड्रामा मात्र था। उन्होंने प्रदेश की 11 चीनी मिलों के घाटे में चलने और गो अभ्यारण्य न बनने को लेकर भी भाजपा सरकार की आलोचना की। हर वर्ग देख रहा है सरकार की तरफ कि इस बजट में, क्योंकि अब तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू कि इस बजट में क्या लेकर के आएंगे, कुछ सौगात देंगे भी नहीं देंगे, नोटबंदी से जो हुई परेशानी है उसको लेकर के कोई राहत मिलेगी, लोगों को परेशानियां बहुत हुई हैं, रोजगार का सृजन करने के बजाय रोजगार, लाखों लोगों के रोजगार चले गए हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस सरकार से नहीं है, लेकिन फिर भी बजट का इंतजार रहेगा कि आज क्या करेंगे, किस तरीके से क्या नए टैक्स लगाएंगे, किस तरीके से लोगों को राहत देंगे। आज सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को देने के बजाय उनको पीछे खींचने का काम किया है। पेंशन किस तरीके से लोगों को ना मिले, उसमें कटौती किस तरीके से हो, जो आवास की स्कीमें थी उसको बंद करने का काम भी सरकार ने किया है। किसानों के लिए जो सब्सिडी और बागवानी मिशन तमाम तरह के जो फायदे मिलते थे वो पहले की तुलना में जब यूपीए की सरकार सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में थी, सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में थी, आज उसमें भारी कटौती आई है। गैस सिलेंडर पिछले कुछ महीने के अंदर अंदर 300 रुपये बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल के भाव 2 महीने के अंदर 11-12 रुपये वो बढ़ गए हैं। इससे पता चलता है कि राहत देने के बजाय ये कष्ट दे रही है। ये कष्टदायक सरकार है, कष्ट देने वाली सरकार है। कल विधानसभा का घेराव करेंगे तमाम इन मुद्दों को लेकर के। जाट आरक्षण एक डेडलॉक की स्थिति में, प्रदेश की सरकार क्या चाहती है ये नहीं पता, क्या दोबारा पुराने हालात बनाना चाहती है या किस तरीके से समाधान होगा, क्योंकि आज करीबन 35-40 दिन से लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं। और ये जो सारा प्रकरण है उससे ये लगता है कि जो विपक्ष प्रदेश का जो था, इसको जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहा है। और इसलिए हो सकता है आने वाले समय में बागी विधायक और सब लोग मिलकर के इस सरकार को गिराए। मध्यवर्ती चुनाव भी कभी भी हो सकता है इस सरकार का आखिरी बजट हो। चीनी मिले 11 चीनी मिले घाटे में चल रही है और अब तक उसके लिए कोई सरकार की तरफ से गंभीर प्रयास नहीं हुआ है, जिसको लेकर के मैं समझता हूँ कि अभी विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने में लगी है और सड़कों पर भी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को घेरना जारी है। रानिया विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में लगातार हो रही पशुओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले जहां मृत पशुओं का आंकड़ा 200 के पार कर गया था, तो वहीं अभी सिलसिला ये लगातार जारी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकल जो डॉक्टर हैं उनकी टीम ने अपने ऊपर जो हिसार विश्वविद्यालय की टीम को सूचित किया और उनकी सूचना मिलने पर हिसार विश्वविद्यालय की एक स्पेशल टीम आज गाँव कहरवाला पहुँची और यहाँ पहुँच उन्होंने मृत पशुओं का पोस्टमार्टम किया। इस दौरान उन्होंने क्या क्या खामियां नजर आई, किस तरह से टीम को उन्होंने सचेत किया कि किस तरह से आने वाले समय में पशुओं को इलाज करना है, पशुओं को दवाइयां देनी है, उस बारे में उन्होंने एक लोकल पशु चिकित्सकों के साथ मीटिंग की। और इस दौरान उन्होंने गांव वालों से अपील किया, पशुपालक जितने भी हैं उनसे अपील की है कि जो भी अपना पशु बीमार हो उसकी तुरंत सहायता लेने के लिए डॉक्टरों से परामर्श करें और उसके बाद में जो पशु अगर मौत हो जाती है किसी पशु की तो उसको खुले में ना छोड़ें, उसको मिट्टी में दबा कर रख दे ताकि जो ये वायरस है ये वायरस आगे ना फैल सके और दूसरे पशुओं में ये बीमारी ना आ सके। क्या कहा हिसार से आई टीम ने, आइए आपको दिखाते हैं एक खास पेशकश। पिछले कुछ दिनों से हलके में लगातार हो रही अज्ञात बीमारी के कारण पशुओं की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां एक के बाद एक पशु की मौत हो रही है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों ने भी दौड़ धूप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब कोई करे तो क्या करे, न तो पशुपालकों के पास इसका कोई इलाज है और ना ही डॉक्टरों के पास, लेकिन इसका इलाज ढूंढना अनिवार्य है। इसी संदर्भ में डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम हिसार से
गांव केरवाला पहुंची। इससे पहले भी 2 बार टीमें आ चुकी है और सैंपल लेकर जा चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। लेकिन इस बार टीम ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि 1 सप्ताह तक इस रोग पर काबू पा लिया जाएगा। गांव केरवाला में पहुंची इस टीम ने बताया कि यह रोग मुंह खुर के साथ साथ वायरस के कारण भी हो रहा है। मुंह खुर पर तो काबू पाया जा सकता है, लेकिन जिस पशु को मुंह खुर के साथ साथ वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर गया, उसका इलाज मुश्किल होता है। ऐसे में डॉक्टरों की टीम ने आज कुछ पशुओं का पोस्टमार्टम किया और कुछ सैंपल इकट्ठे कर जांच के लिए हिसार ले गई। टीम के सदस्यों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। वो जो एक वो टंग का हिस्सा लेके है ना, वो ये जो कई दिनों से यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, उसी को गहन जांच करने के लिए हम आए हैं। पहले भी हमारी टीम 2 बार यहाँ आके जा चुकी है और सैंपल वगैरह हमने आज सभी जो बीमार पशु हैं उनकी भी जांच की और जो मरे हुए पशु थे उनका भी पोस्टमार्टम वगैरह किया, उनसे सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। तो लैब में जाके उनकी और भी जांच करेंगे भी क्या है इसमें जो अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी तक जो हम गांव में देखा है, जो जांचा है, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि मुंह खुर तो है ही है, मुंह खुर की बीमारी तो है। और वो क्योंकि वो हवा के माध्यम से भी फैल जाती है एक बार आने के बाद, तो इसलिए पूरे में ऑलमोस्ट फैल गई है। और ये क्योंकि वायरस की बीमारी है, विषाणु जनित रोग है, तो उसका इलाज होता नहीं है, बचाव सिर्फ होता है, बचाव वैक्सीन के माध्यम से ही होता है। लेकिन जब बीमारी एक बार आ जाती है, अगर वो वैक्सीनेटेड भी हुआ तो भी कई बार चांसेस होते हैं कि वायरस का लोड ज़्यादा होने की वजह से वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और ये जब मौसम बदलता है, जैसे इस टाइम में सर्दी से गर्मी में आए, तो ये भी देखो आप दिन के तापमान में रात के तापमान में 10 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क आएगा, तो पशुओं में थोड़ी सी, हमारे आदमियों में भी देखो गला ख़राब होता है, ये समस्या हो जाती है। तो ये वो साथ में जुड़ जाता है फिर। तो जैसे मुँह खुर की वजह से इनकी गड़बड़ हुई, बीमारी से लड़ने की ताकत कम हुई और इनके शरीर में कुछ कीटाणु शरीर में रहते हैं, नॉर्मल में कुछ नहीं करते, लेकिन जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है, बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, तो उसमें वो कीटाणु भी पनपते हैं ज़्यादा तेज़ी से। तो इस तरह के कीटाणु पनपने से उसकी सांस की बीमारी और वो दूसरे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जो मुंह खुर की बीमारी अलग अकेले में है, उसमें ऐसा है कि जो छोटे पशु हैं उनके हार्ट के ऊपर उसका असर आता है। मुंह में छाले छोटे पशु में ना आए, बड़ों में मुंह में छाले आएंगे, पैर में छाले आएंगे, वो दिखते हैं। लेकिन छोटे पशु में एकदम से रात को ठीक ठाक होगा, दूध पिया किसी जानवर का और सुबह वो मरा मिलेगा, क्योंकि उनके हार्ट पे असर आता है, दिल पे सीधा असर आता है। तो हमने उस पिछली बार जो सैंपल लिए थे उसके हार्ट में भी जांच की, उस सब में उसमें वायरस के मुंह खुर के लक्षण मिले और वायरस मिला। तो वो जांच का विषय है कि इसमें कोई वायरस में तब्दीली हो गई जो वैक्सीन में है, क्या कारण है, वो तो गहन लैब में भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे और भारत सरकार को भी लिखेंगे भी इसमें जांच की जाए भी क्या है। जो इनकी एक लेबोरेटरी बेंगलोर में है, जो मुंह खुर के ऊपर ही है पूरी भारत सरकार की, तो उनको भेजने पड़ेंगे। तो वो जांच करके बताएंगे भी जो वैक्सीन के अंदर वायरस है और जो अभी बीमारी चल रही है उसमें सेम है या उसमें कोई चेंज आ गया है। और बाकी हमने जो यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से इनको बताया भी, आप एक तो पशुओं को मरने के बाद खुले में ना डालें, क्योंकि एक पशु भी खुला में फेंक देते हैं तो उससे पूरे हवा में, मैंने कहा ये 3 किलोमीटर तक हवा के माध्यम से फैल जाता है वायरस। तो खुला रहेगा तो कुत्ते भी फैलाएंगे उसको और हवा से भी फैलेगा, तो बीमारी फैलने के चांसेस। तो पंचायत वालों से हम सरपंच जी बैठे हैं, इन्होंने भी कहा कि हम JCB के माध्यम से सारे पशु ज़मीन में गड़वाएंगे। ये ज़रूरी होना चाहिए कि कोई भी पशु मरता है उसको तुरंत ज़मीन में गाड़ें, उसके चूना नमक वगैरह डाल के अच्छी तरह से दबा दिया जाए। और दूसरा कि स्प्रे कराते हैं, कोई वायरस को मारने वाली स्प्रे, उसका भी हमने सरकार को लिखा है कि इसके ऊपर यहाँ का उसका प्रबंध किया जाए, ताकि स्प्रे करने से हवा में जो वायरस घूम रहा है उसकी मात्रा कम हो जाए। और जिस घर में पशुओं में दिक्कत है उन घरों में खास कर इसका स्प्रे जरूर किया जाए। और जो थोड़े टोने टोटके करके जो लोगों ने कराया हुआ है उसकी वजह से भी एक बीमारी फैलने में सहायता हुई है, क्योंकि जैसे खून गधे के ऊपर लगा के और फिर बीमार पशु का वो, क्योंकि वो वायरस खून में भी निकलता है और वो उन्होंने सब जगह हाथ लगा के गधे को घुमा के जो भी किया वो फैला दिया। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ी आजकल साइंस के युग में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लोगों को इस चीज़ पे अभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई
जब मरता है तो क्या नहीं करता, इसलिए हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन आगे से इनको थोड़ा सा सरपंच जी के माध्यम से हम चाहेंगे कि लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए कि ऐसी चीज़ें ना करें। सर, एक सवाल ये है कि ये जो लगातार पशुओं की मौत हो रही है, ये मुँह खुर की वजह से हो रही है या जो आपने कोई नया रोग इसके आया है? मुँह खुर तो है ही है। मुँह खुर ऐसा है, मुँह खुर आती है तो मुँह खुर के बाद जो दूसरे मैंने कहा बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, तो उसमें फिर जैसे कोई क्रॉस ब्रीड जानवर है, जो संकर नस्ल की गायें हैं, संकर नस्ल के पशु हैं, उनमें एक तो चिचड़ी रोग होता है, चिचड़ लगते हैं ना, उसकी वजह से थलेरिया या रोग होता है जो खून में संक्रमण करता है, तो वो भी अंदर वैसे बैठा रहता है, लेकिन जब बीमारी आई तो वो भी फैल जाता है अंदर, तो उसकी वजह से मरने शुरू हो जाते हैं। या जैसे गलघोटू रोग है, उसके कीटाणु भी गले में रहते हैं नॉर्मली, लेकिन जब वो ये मुँह खुर के बाद वो एकदम से फास्ट तेज़ी से फैलता है। तो सर मुँह खुर का एकदम से इतना बढ़ने का कारण क्या है? मुँह खुर का बढ़ने का कारण एक तो जैसे यहाँ ये बॉर्डर स्टेट है राजस्थान के साथ, जितने भी ज़्यादातर बीमारी या तो यूपी बॉर्डर से आती हैं या राजस्थान बॉर्डर से। ये नहीं कहता कि वहाँ नहीं वैक्सीन नहीं है, लेकिन लोगों का आपस में पशुओं का आदान प्रदान ज़्यादा है। कोई मतलब चेक पोस्ट नहीं है जहाँ हम रोक सकें भाई ये पशु यहाँ ना लाएं, या जो भी पशु वहाँ से आता है तो उसको हम कम से कम टीकाकरण करके करें। क्योंकि हमारे हरियाणा में पिछले साल तक हम पूरे मुँह खुर रहित हो गए थे पूरा स्टेट, लेकिन दोबारा से क्यों आना शुरू हो गया है, तो इसके बारे में ये है कि आसपास की स्टेटों में 100% वैक्सीनेशन नहीं है, यूपी में नहीं है और राजस्थान में नहीं। हरियाणा की बॉर्डर ऐसी चारों तरफ से दूसरे स्टेटों से घिरा हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि जो चेक पोस्ट है वहाँ लगाई जाएँ, और जो भी पशु हमारे यहाँ आता है चाहे राजस्थान से तो यहाँ तो बहुत कॉमन है, मतलब बहुत पशु आने जाने आते जाते बहुत, हाँ, सटा एरिया है। और ऐसी जब पैनिक हो जाती है ना भाई पशु मरने शुरू हो गए, तो वो एक दूसरे के गांव पशु जैसे भाई अपन रिश्तेदार के भेज देते हैं ताकि मेरे भी पशु में बीमारी ना आए, बच जाएँ। तो वो जब भेजते हैं ये पता नहीं रहता कि उसमें बीमारी तो आ चुकी है, लेकिन अभी वो लक्षण नहीं आए हैं, और वो जाके दूसरे गाँव में भी बीमारी फैला देते हैं। सर एक सवाल है मेरा कि क्या इस रोग से मुक्ति मिल पाएगी लोगों को, और कितना जल्द पॉसिबल हो पाएगा? हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमने आज देखा है उसके हिसाब से नया दवाएं भी लिखी हैं, ट्रीटमेंट भी लिखी है, और जो सावधानियां हैं वो भी बताई हैं। उसके माध्यम से हम कह रहे हैं कि हफ्ता तो कम से कम लगेगा, इसके अंदर कंट्रोल हो जाना चाहिए। तब तक के लिए लोगों को क्या सावधानी बरतनी है? सावधानी यही बरतनी है कि एक तो लाल दवाई का जितना भी घोल पानी पिलाएं उसमें भी लाल दवाई डालें, मुंह बिछा ले, उसको कम से कम 3-4 बार लाल दवाई के पानी से धोएं, उसमें फिर देसी घी में और हल्दी मिला के उसके जहाँ लक्षण छाले हैं उसके ऊपर लगाएं, और खाने में उसको दलिया पका के उसमें थोड़ा गुड़ डाल के थोड़ा घी डाल के वो दें, क्योंकि वो चारा खा नहीं पाएगा। चारा बिल्कुल जो नरम हो बिल्कुल वो खिलाएँ, तूड़ी तो बिल्कुल ना दें। बाद में जब थोड़ा स्वस्थ भी हो जाए 3-4 दिन बाद, तो तूड़ी को भिगो के पानी में, और उसके बाद ही उसको हरे के साथ मिला के दें। ठीक है सर, थैंक यू। आप सभी दर्शकों से एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने हलके में जितनी भी गतिविधियां हो रही हों उनकी सूचना तुरंत के हरियाणा को दीजिए, ताकि आपकी आवाज़ बन करके हम आपके मुद्दों को उठा सकें। आपके एरिया में जितनी भी घटनाएं हो रही है उनको आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप भी हमें भेज सकते हैं। हम प्राथमिकता से आपके हलके में हो रही गतिविधि को दिखाएंगे, ताकि आपके हलके में किसी की आवाज़ दबी ना रह जाए। आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक आपको मंच दे रहे हैं जिस पे आप अपनी बात रख सकते हैं। तो भूलिएगा नहीं, किसी भी गतिविधि को टीवी पे दिखाने के लिए तुरंत अपना मोबाइल उठाइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का डेली हलचल। कल फिर मिलते हैं नई हलचल के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार।